तो अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझने के लिए अगर आप अपने 9th 10th क्लास में अगर वापस आप चले जाए थोड़ी देर के लिए, तो आपको कार्टेशियन प्लेन आपको याद होगा, राइट। उसमें क्या होता था कि ये इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे 0.00 बोलते थे, इसको ऑरिजिन बोल सकते हैं आप। और फिर ये स्केलिंग करते थे हम लोग, इधर 1 2 3 4, इधर फिर -1, इधर फिर -2, इधर फिर -3, फिर इधर -1 -2, इस तरह से करते थे हम लोग, राइट। याद होगा आपको ये बात। फिर इधर 1, इधर 2, इधर 3, इस तरह से हम लोग स्केलिंग करते थे। ये कार्टेशियन प्लेन इसको हम लोग बोलते थे। इसमें क्या होता था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर आपको कोई बोलेगा कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है कि 3 और 4 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको लोकेट करने के लिए बोला जाता था। तो आप क्या लोकेट करते थे, 3 4, ये 3 है तो 3 यहां से x पे डिस्टेंस 3 यहां पे, राइट। और फिर y, ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है ना। तो ये 3 और इधर की तरफ 4, तो यहां से जब आगे चलेंगे तो y पे 4, आ रही बात समझ में, x पे 3, तो ये जो पॉइंट होता था मेरा P, ये 3 4 होता था। क्यों 3 4 बोले इसको, क्योंकि ये 3 डिस्टेंस x पे चला और 4 डिस्टेंस y एक्सिस पे चला, तो 3 4 हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते थे कार्टेशियन प्लेन में। उसी तरीके से अगर -3 और 4, अगर ये पॉइंट अगर आपको करना था जिसका कि कोऑर्डिनेट -3 और 4 था, मान लीजिए ये पॉइंट P1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में कि -3 इधर और फिर उधर। अगर आपको इधर करना था -3 और -4, तो इधर आएंगे हम लोग यहां पे। आ रही बात समझ में। अगर आपको 3 और -4 करना था तो यहां पे आ जाते थे। आ रही बात समझ में। ये क्या था पॉइंट, ये हो गया 3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -4। इधर क्या था, -3 और -4। ये हम लोग करते थे, ये बेसिक है। और ये जब अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं, इसीलिए इतना टाइम इस पे दिया मैं 2 मिनट। अगर ये आपको पता है तो ये भी आपको पता है, कुछ नहीं है। यहां पे इसको हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं, इधर ये हम चेंज कर देंगे। इस x एक्सिस को हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, राइट। बस बात खत्म, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, a प्लस आई बी, या इसको x प्लस आई वाई भी लिखते हैं, जो भी लिखे, a b और x y जो भी है, ये क्या है यहाँ पे, ये है रियल नंबर्स, राइट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये है कार्टेशियन प्लेन और अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम जो ये है वही ये है, और कुछ भी नहीं अंतर है। इस प्लेन को हम लोग बोल देंगे रियल, इस एक्सिस को रियल एक्सिस है ये, ठीक है। और इस एक्सिस को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। ये x था, y था, तो ये रियल और ये इमेजिनरी हो गया, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो कि z इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 + 4i। अगर ये मुझे दिखाना है इस प्लेन पे, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गान प्लेन बोलते हैं, ठीक है, तो सेम सिचुएशन है उसी तरीके का। क्योंकि देखो इसमें जो a और b है ये भी तो रियल नंबर्स ही हैं, सेम टू सेम। जिस तरह ये 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सिर्फ इसमें ऐड हो जाता है क्या, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो इमेजिनरी यूनिट है बस। तो यहाँ पे 1 2 3 4, या 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, मान लीजिए ये नोटेशन किया मैंने। मुझे चाहिए क्या, 3 + 4i, तो फिर से मैं 3 की तरफ गया और फिर 4 की तरफ गया, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में, 3 + 4। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा जो हो गया, मान लीजिए फिर से इसको मैं पॉइंट P ही बोल रहा हूं, यही पॉइंट है 3 + 4i। आ रही बात समझ में, यही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को आप P, ये जो Z का जो कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं, ये यही यहाँ पे 3 और 4 जो दिख रहा है, यही है 3 4 3 4। आप इसको यहाँ पे लिखिए तो समझने वाला समझ जाएगा, क्योंकि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं 3 + 4i की, क्योंकि ये प्लेन ही है कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन नहीं रहा, क्योंकि हमने एक्सिस को चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है।
अब इसी को अगर फिर से आपको इधर की तरफ चेंज, जैसे जैसे ये यहाँ पे Z1 इक्वल टू अगर ये -3 + 4i हो जाए तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा P1। आ रही बात समझ में, P1 ऑफ Z1। ठीक है, अगर Z2 अगर पॉइंट हो गया, मान लीजिए यहाँ सॉरी Z2 अगर इक्वल टू -3 - 4i है तो फिर -3 यहाँ पे आएंगे, मान लो कि 1 -1 फिर -2 -3 इस तरह से है, तो फिर इधर जाएंगे, फिर इधर मान लो कहीं 4 होगा तो ये पॉइंट आएगा, तो ये क्या हो गया, मान लो P2, ये हो गया P1 P2 ऑफ Z2। समझ में बात, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे फिर इस तरह से हम आए कि 3 और -4 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फिर वही हो गया, ये P3 है, जो कि यहाँ पे मान लो कि Z3 इक्वल टू 3 - 4i। तो ये 4 क्या था, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पे हम कैसे दिखा सकते हैं, वो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में अब जैसे यहाँ पे देखो आप कि ये जो है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कहां से, ये ओरिजिन है, 0 से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे OP है, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ पे और मुझे बताना है, ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, अब इस प्लेन में हमने जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे इस प्लेन में, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो यूनिक एक नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना। जैसे यहां पे एक पॉइंट होगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए एक रिस्पेक्टिव क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, क्योंकि इतना x होगा और इतना y होगा, तो ये तो यूनिक है। अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा तो वो भी यूनिक है। तो ये पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना यहाँ पे, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में, जिस तरह यहां पे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये इधर और ये इधर जा रहा है, कोई भी नंबर आप प्लॉट कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप प्लॉट कर सकते हो। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कौन सा, मान लो कि Z इक्वल टू हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 + 0i, मतलब क्या होगी, प्योरली क्या है, ये रियल है, क्योंकि इसके इमेजिनरी पार्ट में कुछ नहीं है, 0 है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम लोग 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 3 और +0, y तो कुछ है ही नहीं, तो यही पॉइंट इटसेल्फ हो जाएगा इस पे। अरे बात समझ में ना, इस पे हम लोग दिखा सकते हैं इसको। तो ये हो गया क्या, प्योरली क्या है, ये रियल। अगर इसी तरीके से Z इक्वल टू 0 + 3i, मतलब डायरेक्ट 3i हो, तो क्या होगा, वो सिर्फ इस एक्सिस पे होगा, 3 की तरफ, यहां पे है कि नहीं, उसका x कोऑर्डिनेट मतलब रियल एक्सिस कुछ है ही नहीं, रियल वैल्यू कुछ है नहीं इसका। तो इस तरह कहने का मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आप यहां पे दिखा सकते हैं। आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोचोगे हम यहां पे दिखा सकते हैं उसको। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब यहां पे फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना क्या है, ये रियल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया रियल एक्सिस, और ये हो गया अपना इमेजिनरी, ठीक है। अब यहां पे P, मान लो ये P जो एक पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, तो इसका हो गया x y। कहने का मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे z इक्वल टू x + iy है ना। उसी को हम लोग दिखाएं कि x एक्सिस पे, सॉरी रियल एक्सिस पे हमने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और इमेजिनरी एक्सिस पे हमने y डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोग एक पॉइंट P पे पहुंचे जिसका कोऑर्डिनेट x y है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब अगर ये 0 है, ठीक है, 0 है, तो 0p जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, कहां से कहां का, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लोकेशन होगा इस प्लेन पे, वो क्या है, पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y। तो OP, व्हाट इज OP? OP इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहां पे आप इस OP को निकाल सकते हैं क्या, देखिए OP को निकालने के लिए कितना पुराना सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, वो हमेशा आपको काम दे देगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे इस OP को निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, x² + y² का रूट ओवर लिख सकते हैं ना, x² + y² का रूट ओवर, यही है ना OP। और OP ही क्या होता है, मॉडुलस, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, मैंने डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला आपको बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू ओपी इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, रूट ओवर एक्स क्या है एक्चुअली, रियल पार्ट है किसका, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर है, यही है ना ये ओपी जो मॉडुलस हम लोग बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया यहां पे एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा देखो, अगर कॉन्जुगेट जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता था कि अगर ये z प्लस एक्स वाई है तो z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई होता था। ये क्या था, z बार, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहां पर देखो ये क्या है, x माइनस आई वाई, तो x माइनस आई वाई मतलब x तो पॉजिटिव है और y माइनस की तरफ है, जितना इधर था उतना ही इधर चला गया। अरे बात समझ में? तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा P1 वो x और कॉमा माइनस y होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो डिस्टेंस है अब यहाँ पे ये देखो, अगर ये O है, ये P है, ये P1 है, इसको मान लो कुछ भी Q मान लो, ऐसे ही मान दिया मैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है इसका कि ये P कौन सा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये P1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। अरे बात समझ में? ये एक्स वाई है तो x माइनस वाई है, कहने का मतलब x माइनस आई वाई, ठीक। अगर अब OP1 निकाले हम लोग, यहां पे मैं निकालता हूं OP1 इक्वल टू, तो OP1 इक्वल टू क्या निकलेगा, रियल पार्ट ऑफ दिस मतलब x और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस तो y स्क्वायर। तो फिर तो बात वही हो गई, यहां पे दिख रही है ना बात, रूट ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वाई, तो माइनस वाई का फिर से आप स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका जो मॉडुलस है OP1 का, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस निकालते हो तो ये वैल्यू निकल के आया OP, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मॉडुलस निकालते हो OP1, वो दोनों इक्वल ही आता है ना। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया रूट ओवर। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं क्या, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ठीक है। यहां पे एक चीज और आपको दिख रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका जो कंजुगेट होता है वो इसके रिफ्लेक्शन होता है। यहां पे अगर आप मिरर लगा देंगे तो इधर जो है वही इधर बना हुआ है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। अरे बात समझ में? तो कोई भी अगर यहां पे होगा तो उसका यहां पे होगा, यहां पे होगा तो यहां पे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बेसिक समझे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा रहे थे एक्स और वाई से। अब हम लोग उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस चीज की जरूरत भी क्यों पड़ गई ये भी बताते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट P था, ठीक है, यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट x और y था, हम लोग पढ़े थे। अभी जस्ट देखिए कि x और y इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि x डिस्टेंस गया यहाँ पे, ठीक है, ये x डिस्टेंस गया था, ये y डिस्टेंस ऊपर गया था, तो फिर उस पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए थे P पे। मतलब P पे पहुंचने का रास्ता क्या था कि x जाओ रियल एक्सिस पे, है ना, और इमेजिनरी पे y जाओ तो आप पहुंच जाओगे यहां पे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट को किसी एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं तब फिर भी मैं वहीं पे पहुंच जाऊं। ये तो एक तरीका पहुंचने का, दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो तरीका ये होगा कि कितने एंगल से रियल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल आप घूमे और ओरिजिन से कितना दूर आप गए। आरी बात समझ में? इसको आर बोल रहा हूं मैं तब तक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ये आपको बता दे कि रियल एक्सिस से आप 45 डिग्री गए और 1 मीटर गए तो आप एक पॉइंट पे पहुंचिएगा, तो यूनिकली उस पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं उस तरह से। आरी बात समझ में? तो ये भी एक तरीका हुआ। तो इस पॉइंट P को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि P R और थीटा कि मतलब इतना डिस्टेंस और इतना एंगल, ठीक है। अगर ये दो चीज पता चल जाए, मतलब थीटा और आर, ये दोनों चीज मुझे पता चल जाए तो मैं इस पॉइंट को लोकेट कर लूंगा इस प्लेन पे कहां पे है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट है P जिसको कि हम लोग एक्स वाई बोलते हैं, कहने का मतलब एक Z है, इसको छोड़ो, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि x प्लस आई वाई ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हम लोग जानते हैं अभी तक,
ठीक है। अब इसी को हम लोगों को चेंज करना है थीटा में और आर में। तो ये आर क्या है, आर इक्वल टू मॉडुलस, जो अभी हम लोग देखे थे, मॉडुलस ऑफ ये जेड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, मॉड जेड। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आर इक्वल टू निकल गया क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। अब इस ट्रायंगल में अगर मान लो ये O है, P है और ये Q है, इन ट्रायंगल O P Q में अगर आप cos थीटा निकालते हो, मान लो cos थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू डिवाइडेड बाई OP होगा ना। ठीक है, तो OQ इक्वल टू है कितना, x है, वो x डिस्टेंस हम लोग चले थे, वो भी रिप्रेजेंटेशन ना। तो x बाई ये कितना है, r, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू r cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग। इजी है, सिंपल है ना ये। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकालें तो क्या होगा, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OQP हो जाएगा, QP डिवाइडेड बाई OP होगा ना। तो ये कितना है, y बाई r। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू r साइन थीटा। सिंपल, अति सिंपल। ठीक है, तो जब मुझे x पता चल गया, y पता चल गया, किस टर्म में, r और थीटा के टर्म में, ये थीटा कहां से आया, कब आया, वो अभी निकालेंगे हम लोग, क्योंकि r के बारे में तो अभी हम लोग जानते हैं, सिर्फ थीटा के बारे में नहीं जानते कि वो थीटा क्या है, अभी देखेंगे। तो x और y निकल गया, और यहां पे x y को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें z इक्वल टू इसमें, तो x इक्वल टू कितना है, r cos थीटा प्लस i, और फिर ये क्या है, r sin थीटा। तो दैट इक्वल टू r को कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू z। तो ये जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपको x y पता है तो आप ऐसे लिख रहे हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन में। यही हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसके इक्विवेलेंट सेम इसी चीज को ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, जिसमें कि z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, तो यहां पे अब ये जो r है, अब आते हैं r पे। तो r तो हम लोग जानते हैं निकालना, r क्या है, ये जो z बोले हैं मॉड z, दिस इक्वल टू ही r है ना वो। ठीक है, तो यही r है, तो r में तो कोई इशू नहीं है। r इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस का स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो निकल गया r। अब चाहिए मुझे थीटा। थीटा अगर पता चल जाए तो अपना काम बन जाए। कोई भी अगर z इक्वल टू 1 प्लस आई दिया हुआ है, इसको आपको पूछेगा कि आप इसको कन्वर्ट करो पोलर रिप्रेजेंट में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो यहां पे मुझे थीटा चाहिए, क्योंकि r तो निकल जाएगा यहां पे इजीली। अब निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए छोटा सा वर्क अराउंड आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी होती है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आर्गुमेंट पे ध्यान दो। अब क्या बात है, यहां पे देखो, ये है थीटा। ठीक है, थीटा क्या है कि रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना मूव किए, वही थीटा है ना। अरे बात समझ में, ऐसे वाली। तो इसका एक्चुअली इस थीटा को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लो ये तो आप पढ़े हो ना, जैसे साइन थीटा का ही अगर आप कर्व देखते हो, इस तरह से घूमता है, तो किसी एक वैल्यू पे बहुत सारा एंगल हो सकता है ना। जैसे इतना यहां पे मान लो ये 1045 डिग्री है, तो वैल्यू 1 दिया, तो फिर से घूम के अगर यहां से हम लोग यहां पे आ गए तो फिर वैल्यू उतना ही देगा। फिर से घूम के अगर आ गए वहां पे तो फिर वैल्यू उतना ही देगा। फिर घूम के अगर आ गए वहां पे तो फिर वैल्यू उतना ही देगा। अगर इधर की तरफ घूमे और फिर घूम के वहां आ गए तो फिर उतना ही वैल्यू देगा। अरे बस समझ में ना, मतलब यहां पे अगर आप पहुंच जा रहे हो घूम घूम के 2 पाई, तो वैल्यू तो फिर उतना ही दे रहा है ना। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ एक ही एंगल, क्योंकि यहां पे चाहिए थीटा। अब थीटा मुझे 10 थीटा एक साथ दे देगा, तो कौन सा थीटा मुझे लेना ये तो पता ही नहीं चलेगा। हरी बात समझ में ना। तो इस थीटा को यूनिकली देखने के लिए हम लोग इसके एक नया टर्म बोले कि प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। समझ में आ रही बात। मतलब ये सब जितने एंगल हुए, मान लो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस 360, वो भी एक एंगल हुआ, सेम एंगल। फिर उसके 360 आगे फिर वही एंगल हुआ। तो ये सब आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा
उसको हम लोग देखेंगे कहां से कहां तक, -π से ये एंगल थीटा हो गया और पाई तक। अरे बात समझ में, मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं -π और पाई, ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्यों ऐसा किया? कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों नहीं 0 से 2π ले लिया। इसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप यहां तक देखते देखते पहुंचे हैं तो दिमाग लगाइए और मुझे आंसर बताइए कि क्यों -π से +π के बीच में लिया गया। अगर यूनिक लेना था तो 0 से घूम के 2π तक ही लेते। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट में। कोई नहीं बताएगा तो फिर मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को और मैं करूंगा कमेंट। ठीक है, ये हो गई बात कि -π से π तक जो एंगल होगा उसी में हम लोगों को थीटा लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या एल्गोरिथम आप बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि क्या वर्क अराउंड मेथड है कि थीटा निकले यहां से। वो देखिए, जैसे मैं ये -θ और θπ बोला ना, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां से 0 से गए और -θ तक गए पीछे की तरफ से घूम के, और इसको इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बार किसी को इंक्लूड करना है। फिर 0 से गए और π तक गए और यहां पे इसको इंक्लूड किए, तो वही हो गया ना, 0 से π और फिर इधर 0 से -π, तो -π से π और π इंक्लूड नहीं है, इधर वाला माइनस वाला और पॉजिटिव वाला इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे उतना दिमाग अभी नहीं लगाना, अगर नहीं समझ में आ रही है तो रहने दो उसको। ठीक है, इसका सिंपल सा मेथड है। मेथड क्या है कि अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको चेंज करना है। मेन मुद्दा तो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को छोड़ो उसको। अगर नहीं समझ में आए, समझ में आएगी तो बहुत बेहतर बात है। ठीक है, अब आती है बात कि थीटा आपको निकालना है। तो थीटा इक्वल टू निकालने के लिए आपको पहले अल्फा निकालना होगा। अल्फा भी एक एंगल है। ये एंगल क्या है कि tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अरे बात समझ, कहने का मतलब इसको मैं ऐसे भी इतना बड़ा लिखा, मतलब y बाई एक्स और उसका मॉडुलस। अगर इसके अंदर ये -1 हो कि -i हो, कुछ भी होगा, कुछ भी कट के बाहर में मॉडुलस लगा दो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है इसके बाद। इससे जब निकलेगा तो पॉजिटिव देखेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y बाई एक्स। ये y क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये है x, ये वाला पार्ट। तो ये निकल गया क्या अपना अल्फा। ठीक है, और इसके बाद अब आपको दिमाग देना है इस पे कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो कि यही क्वेश्चन दिया है 1 + i। ठीक है, कि z इक्वल टू 1 + i। ठीक, इसका मुझे थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा अल्फा। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स कितना, इसका कितना 1 है y और x कितना 1, तो 1/1, तो इक्वल टू tan इनवर्स कितना 1 इक्वल टू कितना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये π/4 होता है। 45 डिग्री पे tan का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ये हो गया। अब यहां पे बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड 1 में है, क्वाड 2 में है, या ये क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं, थर्ड में है या क्वाड 4 में है। ये आपको पता करना है। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेंट की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट यहाँ पे था, फिर एक यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ था, मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, इधर में पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यही होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव किसकी बात करो, इसके। ये अगर ये 1 + 1 है, i है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। 1 + i, यहाँ पे क्या होगा 1 + i, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो थीटा आया, तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट अल्फा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू π - अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ये अभी देख लेते हैं। अब तो यहां पे ये क्या हो गया, अच्छा रुकिए इसको मैं साफ करता हूं फिर बताता हूं आपको। इसको समझने के लिए देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि 4 क्वाड्रेंट बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये है मान लो कि 1 + i अगर होगा तो उस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x नेगेटिव होगा -1 और y पॉजिटिव होगा, इस तरह का होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर -1 - i होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर यहाँ पे x पॉजिटिव और -i इस तरह से होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ वाली बात, ये मान लो कि Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है।
अगर इस तरह का है तो यहां हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो इसी चार में से कहीं होगा ना। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे अभी हम लोग देखे थे कि ये जो एंगल होता था थीटा, ये क्या था यहाँ पे, ये y था, ये x था, y बाई एक्स। अब ये यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल ऐसे हो गया होगा, वो पॉइंट ये -1 और i मान लो कि यहां पे था, तब तो ये टोटल एंगल ऐसे हो गया ना, इतना बड़ा। तो अब फिर y बाई एक्स कैसे निकलेगा? y बाई एक्स तो अब यहां निकलेगा, इसका y ये हो गया और ये x हो गया। समझ आ रही बात? तो ये जब एंगल हो गया ऐसे, तो अब क्या होगा कि ये टोटल है पाई, तो पाई में से x घटा देंगे तो थीटा तो मुझे ये चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस से कितना दूर ये गया, यहां से ऐसे ये हो गया ओरिजिनल थीटा। तो ये थीटा कैसे निकलेगा? क्योंकि एंगल तो हम निकाले हैं यहाँ पे y बाई एक्स, तो ये है अल्फा यहाँ पे, आ रही बात समझ में? तो ये निकल गया y बाई एक्स, तो इस टोटल पाई में से ये अल्फा घटाएंगे तो थीटा आएगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसी को उलट पलट देना है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा और उसको माइनस कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो मतलब अल्फा माइनस पाई बोल सकते हो, या इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इसी को फिर माइनस कर दोगे तो ये प्लस इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो कितना हो गया, ये माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू कितना, माइनस अल्फा। तो अल्फा तो निकल गया tan इनवर्स y बाई एक्स से, और फिर इस तरह से हम लोग पता कर करके निकाल लेंगे। तो अब हम लोग ये हर एक केस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 4 क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे बताओ? सबको पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग चेंज करेंगे, पोलर सिस्टम में। जैसे Z1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है। तब इसके हमको चाहिए क्या, R चाहिए, क्योंकि Z1 को हम लोग अब कैसे लिखेंगे, R क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही लिखेंगे ना, इसी टर्म में हम लोगों को लिखना है। तो अब यहाँ पे R चाहिए, तो R निकालने के लिए क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है 1 और I का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 2 निकल के आ गया। R तो आ गया, बहुत ईजी है ये। अब थीटा निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस 1 बाई 1 होगा ना, y कितना है 1, x कितना 1, दिस इक्वल टू tan इनवर्स 1, दिस इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, सिंपल सी बात। और Z1 सिंस Z1 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू कितना, अल्फा। तो कुछ करना ही नहीं है, अब डायरेक्ट आंसर लिख देना। तो पोलर में क्या होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, R कितना है रूट 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 हो गया इसका आंसर। कितना इजी है ये, है कि नहीं, बहुत इजी है, हो गया सिंपल। अब देख लेते हैं इसी का कितना दूसरा क्वेश्चन अब बनाते हैं खुद से। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। Z2 इक्वल टू कितना है -1 प्लस आई होगा ना, x कितना नेगेटिव, y कितना पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो कि R बार बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो फिर 1 ही होना है, जो भी रहे यहाँ पे। इसका हर एक का R कितना आएगा 2 ही आएगा, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे वो, है ना। मतलब 1 प्लस आई हो या 1 माइनस आई हो, या मतलब -1 माइनस आई हो या 1 माइनस आई, सबका R कितना होगा रूट 2। मेन मकसद किसमें, इसको थीटा निकालने में। अल्फा भी सबका सेम है पाई बाई 4। अब देखना है यहाँ पे कि सिंस Z2 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं। सो थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा कितना है पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाई 4, इजी है। अब ये निकल गया, इसमें पुट कर दो, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z2 इक्वल टू रूट 2 कॉस 3 पाई बाई 4। अब इसका वैल्यू पता है तो पुट करिए, नहीं करिए तो भी चलेगा, प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग
खुद से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन क्या हुआ ये Z3 -1, Z3 इक्वल टू -1 माइनस आई। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिंस थर्ड क्वाड्रेंट आप लिखिए अच्छे से, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो अब इसका सिर्फ क्या निकालना है? थीटा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कितना? पाई माइनस अल्फा। किधर गया ये? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस कितना? पाई/4। तो पाई माइनस पाई/4 तो निकाले ही थे, 3 पाई/4, तो उसी का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई/4 माइनस बाहर में, तो माइनस 3 पाई/4। अब ये निकल गया तो फिर से पोलर निकालो इसका, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कितना इजी है ये, कहानी की तरह है, संगीत की तरह बजेगा कान में ये, ठीक है। इक्वल टू √2 तो सबका सेम है, कॉस यहाँ पे आ गया माइनस 3 पाई/4 प्लस आई साइन -3 पाई/4, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, √2 कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 3 पाई/4 और ये साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन 3 पाई/4 हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसी में अगर फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं हम लोग, तो फोर्थ में क्या है? 1 माइनस Z4 इक्वल टू 1 माइनस आई, है ना। तो R तो सबका सेम होगा, √2 थी, अल्फा भी सबका सेम है कि नहीं, पाई/4। तो सिंस दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इक्वल टू क्या? जस्ट माइनस अल्फा। इसका मतलब दिस इक्वल टू माइनस पाई/4। अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो Z4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R तो √2 बाहर में भैया बहुत देर से चलता आ रहा है, √2 कॉस थीटा, तो कॉस माइनस पाई/4 प्लस आई साइन माइनस पाई/4, इजी है। फिर से वही जो यहाँ पे किए थे, दिस इक्वल टू √2 कॉस पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4, तो ये हो गया इसका आंसर। आ रही बात समझ में? इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इतना ही इजी है, मेन मकसद था थीटा निकालना। यहाँ पे देखो ये तो थीटा पाई माइनस अल्फा था, और इसी तरीके से जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों ऐसा हो गया ये दिखा आपको, ये क्या हो गया यहाँ पे? माइनस पाई और प्लस अल्फा, यही हो गया ना, मतलब अल्फा माइनस पाई। तो यहाँ पे देखो, जब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि द थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आ गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई आ गया, ठीक है, तो इसका जब थीटा निकालेंगे हम, ये वाला, तो थीटा क्या निकलेगा? दिस बाई दिस, ठीक है, tan थीटा जब निकालेंगे तो ये बताइए, लेकिन ये ओरिजिनली घूम के आया कितना डिग्री? इतना डिग्री, है ना। तो इतना डिग्री लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस ये थीटा, लेकिन हम लोगों का जो रेंज है वो कहां से कहां है? माइनस पाई से कहां तक, कहां है? प्लस पाई तक, ये इक्वल टू है। यहां पे क्या करना है? पाई से आगे नहीं जाना है इसको, मतलब पाई से बड़ा एंगल नहीं लेना। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर से घूम के आएंगे, माइनस पाई घूम के आए, ठीक है, और फिर प्लस थीटा इधर आ गए। आ रही बात समझ में? माइनस पाई गए और प्लस थीटा आए, तो फिर इसी पॉइंट पे आ गए। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये माइनस हो गया, तो इस पॉइंट पे आए तो ये निकलेगा, और ये डायरेक्ट ये थीटा है, इधर माइनस अल्फा। ये तो इजी है समझना कि इस क्वाड्रेंट में आने के लिए इधर से आएंगे, ना कि इधर से घूम के आएंगे। ये तो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इधर से घूम के आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से माइनस पाई तक भी जाता है, इसका प्रिंसिपल रेंज। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई होता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ रहेगा और पूछेगा आपको कि आप चेंज कर लो, पोलर रिप्रेजेंटेशन करो इसका, तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आर मुझे पता है और थीटा में y/x करना है, वो कर लिए। वो आपको हमेशा 90 से कम ही आएगा यहाँ पे एंगल, ठीक है, छोटा वाला एंगल आएगा, और वो निकल गया तो वो अल्फा हो गया। और फिर किस क्वाड्रेंट में वो है उसके हिसाब से जो हम लोग डिस्कस किए कि फर्स्ट में होगा तो ये, सेकंड में होगा तो ये, थर्ड में होगा ये, तो फोर्थ में होगा ये, तो थीटा निकल गया और आर निकल गया। यहाँ पे हम लोग उसको पुट कर दिए, और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पोलर रिप्रेजेंटेशन और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन था हम लोगों का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका खत्म होता है। अब इसके एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग नोट बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।